मध्य प्रदेश में रेत का अवैध खनन यानी इलीगल माइनिंग कोई नई बात नहीं है। हम पहले भी आपको कई बार खबरें दिखा चुके हैं। अवैध खनन के मामले में सरकार तो गूंगी बहरी है ही और प्रशासन भी अब पूरी तरह निकम्मा, नाकारा और लापरवाह हो गया है। न तो सरकार को इस बात से कोई लेना देना है कि अवैध खनन की वजह से पर्यावरण की हालत बिगड़ रही है, राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है, और दूसरी तरफ प्रशासन में बैठे अधिकारी हैं जो सब कुछ जानते हुए भी दूर से केवल ताकते रहते हैं, क्योंकि इस अवैध खनन और परिवहन के खेल से हर कोई जुड़ा हुआ है और इस खेल से जुड़ा है अर्थ यानी पैसा। और ये काला कारोबार कुछ लाखों का नहीं, करोड़ों रुपए का है, हर महीने का है। किसी संगठित गिरोह की तरह मध्य प्रदेश में पूरी चेन काम करती है, जिसमें माफिया, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिक्स का तगड़ा गठजोड़ है। जब बागाड़ी खेत को खाने लगे तो फिर खेत की रखवाली कौन करेगा? और सूत्रधार में आज जो खबर हम आपको दिखाने वाले हैं वो इसी कहावत पर एकदम खरी बैठती है, फिट बैठती है। इस खबर में आप देखेंगे कि किस तरह से नर्मदापुरम से रेत का अवैध खनन और अवैध परिवहन होता है और सीहोर और रायसेन की सीमा पर जाकर कैसे वही अवैध खनन वैध हो जाता है, वही अवैध रेत वैध हो जाती है। देखिए 10 सूत्र के हमारे विशेष संवाददाता राहुल शर्मा की ये साहसिक और खोज परख रिपोर्ट। 17 जुलाई शाम 7 बजे 10 सूत्र की टीम भोपाल से रवाना हुई। 10 सूत्र को पता चला कि रात के अंधेरे में ग्वालियर से बैतूल को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 46 जो राजधानी भोपाल और नर्मदापुरम यानी होशंगाबाद से भी होकर गुजरता है, यहाँ रात के अंधेरे में खेला जाता है एक ऐसा खेल जिसके बारे में पता सभी जिम्मेदारों को है, मगर कोई कार्रवाई नहीं करता। इस खेल को समझने के लिए 10 सूत्र की टीम रवाना हुई और पहुंच गई नर्मदा ब्रिज पर। और हमारा सफर इसके आगे भी बढ़ेगा। इससे पहले हम आपको बता दें कि मेरे पीछे जैसे ही हम ये नर्मदा ब्रिज क्रॉस करेंगे वहां से होशंगाबाद जिला लग जाएगा और अभी ब्रिज के दूसरी ओर जहां से हम आ रहे हैं वो सीहोर जिला है। 10 सूत्र की टीम नर्मदा ब्रिज पहुंची और उससे आगे हमें जाना था उस जगह जहां होता है रेत के अवैध खनन का काला खेल। 10 सूत्र की टीम को इंतजार था एक स्थानीय खबरी का। उसने हमारी टीम को मालाखेड़ी चौक पर पहुंचने को कहा। मालाखेड़ी चौक रेत लाने और ले जाने वाले डंपरों का एक बड़ा जंक्शन है। इसी दौरान भारी बारिश शुरू हो गई। रात के अंधेरे में हाईवे किनारे गाड़ी खड़ी कर 10 सूत्र की टीम खबरी का इंतजार करती रही। उसी दौरान हाईवे से डंपर गुजरना शुरू हुआ। खबरी ने 10 सूत्र की टीम को बताया कि रेत के अवैध खनन का असली खेल रात 12 बजे शुरू होता है। जब वो लोकल्स हमारे साथ आ जाएंगे तो उसके बाद फिर हम आगे जाके देखेंगे कि किस प्रकार नर्मदापुरम होशंगाबाद जिला जिसे पहले कहा जाता था वहाँ के खदानों में किस तरीके से अवैध खनन हो रहा है। और इस अवैध खनन के बाद हम पूरा आपको वो बताएंगे कि कैसे एक पूरा अवैध परिवहन, रेत का पूरा अवैध परिवहन एक ज़िले से होकर दूसरे ज़िले में जाता है और कैसे वह रेत उसके बाद वैलिड हो जाती है, लीगल हो जाती है, कैसे उसके पास वो सारे दस्तावेज आ जाते हैं। 10 सूत्र की टीम ने रात 12:30 बजे से 2 बजे तक अलग अलग समय पर 3 डंपरों का पीछा किया। मकसद केवल इतना जानना था कि ये डंपर आखिर जाते कहां हैं। एक डंपर जिसका नंबर MP04 ZF8791 था, वो रेत भरकर नर्मदापुरम जिले की सीमा से सीहोर की सीमा की तरफ चल निकला। जब भी किसी डंपर की रॉयल्टी कटती है तो उसे ऑनलाइन तरीके से देखा जा सकता है। 10 सूत्र की टीम ने चेक किया कि इस डंपर की रॉयल्टी 70 किलोमीटर दूर रायसेन जिले के सुल्तानपुर तहसील के बमहोरी गांव में काटी गई और ये रॉयल्टी रात 2:30 बजे से 2:45 बजे के बीच काटी गई। जबकि 10 सूत्र ने जब इस डंपर का पीछा किया तब रात के 1 से 1:30 बज रहे थे। और इसी तरह से एक और डंपर जिसका नंबर था MP04 HE8972 और RJ09 GD3642, इनकी रॉयल्टी भी दूसरे जिलों में काटी गई। यानी खेल ऐसा है कि नर्मदापुरम की बंद खदानों से
अवैध खनन होता है, धड़ल्ले से अवैध परिवहन होता है। नर्मदापुरम की जो खनिज चौकियां हैं वो इन डंपरों की तरफ झांकती तक नहीं। जब ये डंपर दूसरे जिलों की सीमा में पहुंचते हैं तो वहां रॉयल्टी काटी जाती है। अब इसे आपको गूगल मैप के जरिए भी समझाते हैं। गूगल मैप पे हम देखेंगे तो एक बिल्कुल सिंपल सा रूट जो हमें दिख रहा है वो बमोरी से होते हुए भोजपुर के पास से निकलकर गेहूं खोड़ा और भोपाल पहुंच रहा है। दूरी तकरीबन 78 किलोमीटर है। लेकिन जो हमें जो अपनी पड़ताल में डंपर मिले वो हमें नर्मदापुरम के इस इलाके में हमें वह डंपर मिले, जबकि इस रूट से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चूंकि डंपर इस इलाके में मिले तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि बाया गडरिया नाला होते हुए अपने परिवहन को बताया। गडरिया नाला इसलिए बताया क्योंकि इस रूट पे बुधनी के पास एक नाला पड़ता है जिसको गडरिया नाला कहा जाता है। अब 10 सूत्र की टीम के सामने एक बड़ा सवाल था कि बाकी जिलों में रेत की वैध खदानें हैं तो फिर जिस जिले में पिछले 2 साल से रेत की खदानें बंद हैं वहां से रेत का अवैध उत्खनन क्यों हो रहा है, रॉयल्टी चुकाई जा रही है और इतना रिस्क माफिया क्यों उठा रहा है। तो आपको बता देते हैं कि तवा डैम की रेत की क्वालिटी इन सब की सबसे बड़ी वजह है और ये रेत कहीं और मिल ही नहीं सकती। अब जहां से रेत निकाली जा रही है वहां 10 सूत्र की टीम ने पहुंचने का फैसला किया। ये फैसला बेहद रिस्की था। देवली खेड़ी रेत खदान चालू है, ये बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है। बोर्ड को देख के स्पष्ट दिख रहा है कि ये बोर्ड बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, जबकि 2 साल से ऊपर हो चुके हैं और होशंगाबाद नर्मदापुरम जिले की जो रेत खदान है वो पूरी तरीके से बंद है। तो आखिर ये बोर्ड खनिज विभाग ने यहाँ से क्यों नहीं हटाया? ये बोर्ड एक संकेत दे रहा है कि आगे जाइए, देवली खेड़ी रेत खदान चालू है, वहाँ से अपनी डंपर भरिए। ये तवा पुल है पचमढ़ी रोड पर, ये नर्मदापुरम जिले से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है और बताया जाता है कि यहीं से जो है रेत निकाली जाती है। अलग अलग खदानें हैं जो नदी के किनारे का हिस्सा है, जहां अभी पानी नहीं भरा है, वहां पर ये रेत, वहां से रेत यहाँ पर निकाली जाती है। यानी खदान तो पूरी तरह से बंद है, लेकिन माफिया ने बोर्ड लगाया है कि खदान चालू है। इसके बाद तवा ब्रिज से होते हुए 10 सूत्र की टीम जा पहुंची उस जगह जहां रात के अंधेरे में भारी बारिश के बीच नर्मदा से रेत का अवैध खनन हो रहा था, जबकि 30 जून से 30 सितंबर तक पूरे प्रदेश में वैध खनन ही बंद होता है, क्योंकि नदियों में बाढ़ आती है। लेकिन यहाँ तो माफिया को किसी बात का खौफ ही नहीं। यहाँ पर आपको लाइटिंग जो है दिखेगी, इससे आप अंदाज लगा पाएंगे। ये जो आप लाइटिंग देख पा रहे हैं, ये डंपर यहाँ पर भरा रहे हैं। रात के लगभग यह 2:45 बजे का सीन है। 2 से 3 डंपर यहाँ पर और जेसीबी मशीन से भरा जा रहा है और यहीं से पूरे डंपर भर के आगे की ओर जा रहे हैं, जबकि खदान यहाँ स्वीकृत नहीं है। जावली से कहें, रजौन से कहें, अन्य जो घाट है वहां से ये लगातार इस तरीके से डंपरों को भरकर और आगे भोपाल या आगे जहां भी है वहां भेजा जा रहा है, जबकि यह पूरा परिवहन ही अवैध है। काफी देर तक अवैध खनन के इस पूरे खेल को देखने के बाद जब 10 सूत्र की टीम वापस रवाना हुई तब तक सुबह के 4:30 बज चुके थे। बारिश भी थम चुकी थी, यानी 10 सूत्र की टीम ने पूरे 9 घंटे तक इस पूरे खेल को देखा। पूरे स्टिंग ऑपरेशन में एक बात तो तय है कि धड़ल्ले से नर्मदापुरम जिले से अवैध रेत का खनन किया जा रहा है और खाली खनन ही नहीं बल्कि रेत वहां से अवैध रूप से ट्रांसपोर्ट हो रही है। रायसेन और सीहोर जिले में पहुंचने के बाद उसकी रॉयल्टी बन रही है, जिसके बाद उस रेत को वैध कर दिया जा रहा है। और इस पूरे काम में एक पूरा गैंग या यूँ कहे कि एक पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है। कैमरामैन सुनील मालवी और सहयोगी कमलेश के साथ राहुल शर्मा, 10 सूत्र, भोपाल। अब एक सवाल यह भी उठता है कि काली अंधेरी रात में भारी बारिश के बीच भी रेत के अवैध खनन का ये कारोबार क्यों हो रहा है।
हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि ये काला कारोबार करोड़ों रुपए का है। ये करोड़ों रुपए किस तरह से कमाए जा रहे हैं उसका गणित भी आपको समझा देते हैं। करोड़ों रुपयों की इस कमाई को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कैसे सरकार खदानें लीज पर देती है और जो लीज लेता है उसे कैसे होता है मुनाफा। सरकार किसी भी खदान का टेंडर जारी करती है। जो टेंडर की सबसे ज्यादा रकम भरता है उसे खदान की लीज मिलती है। लीज धारक का मुनाफा रॉयल्टी से होता है। मान लीजिए किसी ने 5 करोड़ रुपए में खदान लीज पर ली है और उसका अनुमान है कि वो रॉयल्टी से 8 करोड़ रुपए कमाएगा, यानी 8 करोड़ रुपए की रॉयल्टी की रसीद लीज धारक काट सकता है। ये तो हुआ वैध खदानों का मामला, लेकिन तवा डैम से रेत का जो अवैध उत्खनन हो रहा है उसे सुल्तानपुर की खदान का लीज धारक रॉयल्टी देकर वैध कर रहा है, तो उसका क्या फायदा? इसका गणित भी कुछ इस तरह से है। एक 12 चक्के के डंपर में यदि 12 घन मीटर रेत आती है तो उसकी रॉयल्टी होगी करीब 15,600 रुपए। अब सुल्तानपुर का लीज धारक नर्मदापुरम की अवैध रेत को वैध कर रहा है, तो इसके एवज में वो 16,800 से लेकर 18,000 रुपए तक की रॉयल्टी रसीद काटता है, यानी एक डंपर पर 1200 रुपए से लेकर 2,400 रुपए तक एक्स्ट्रा लिए जाते हैं। अब लीज धारक नर्मदापुरम की अवैध रेत से भरे 250 डंपरों की रॉयल्टी रसीद काटता है, तो वो एक दिन में 3 से 6 लाख और एक महीने में 90 लाख से लेकर 1.25 करोड़ रुपए की कमाई करता है। ये तो हुआ लीज धारक की कमाई का गणित। अब इस पूरे गोरख धंधे से किसका नुकसान है? आपको जानकर हैरानी होगी कि नुकसान किसी का नहीं है, केवल एक को छोड़कर। इसे भोपाल के उदाहरण से समझते हैं। भोपाल में तवा रेत के एक डंपर की कीमत है 55,000 रुपए। इस 55,000 रुपए में हर किसी का हिस्सा बटा हुआ है। नर्मदापुरम में कोई खदान स्वीकृत नहीं है, वहां 10,000 रुपए में रेत का डंपर भरा जाता है, यानी जान जोखिम में डालने वाले का हिस्सा एक डंपर का 10,000 रुपए। सीहोर और रायसेन की सीमा पर डंपर की रॉयल्टी रसीद कटती है 18,000 रुपए। नर्मदापुरम से घूमकर भोपाल तक डंपर को पहुंचने में डीजल और टोल खर्च पर कुल 6,000 रुपए लगते हैं। एक डंपर भोपाल तक पहुंचने में 3 जिलों से होकर गुजरता है और रिश्वत के तौर पर देता है 6,000 रुपए, यानी एक डंपर का कुल खर्च है 40,000 रुपए। रेत बेचने वाला अपने प्रॉफिट का 15,000 रुपए जोड़कर 55,000 रुपए में रेत का एक डंपर बेच देता है, यानी जो लोग जान जोखिम में डालकर डंपरों में रेत भर रहे हैं वो भी कमाई कर रहे हैं। रॉयल्टी की रसीद रायसेन जिले में कट रही है तो सरकार को रॉयल्टी मिल रही है। रॉयल्टी कटने के बाद रेत वैध हो रही है और मार्केट में ये अच्छी कीमत पर बिक रही है। अधिकारियों को रिश्वत का पैसा मिल रहा है, हर किसी की कमाई। तो फिर नुकसान किसका है? नुकसान है तो सिर्फ नदी का। ये वो नुकसान है जिसकी कीमत आज नहीं तो कल एक न एक दिन जरूर चुकानी होगी।